नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और इस समय ठंडियाँ भी थोड़ी बढ़ गई हैं लखनऊ में, तो मौसम भी थोड़ा सा अच्छा अपने आप में करवटें बदल करके मजे ले रहा है, तो उसका भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। तो आगे हम लोग चर्चा स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने बात की थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, और उसी चर्चा को हम लोग क्रमानुसार आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन की। तो आज की रीडिंग हमारी होगी लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज की रीडिंग हमारी बनती है लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब लिमिटेशंस क्या है, इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसे कि इसकी लिमिटेशंस में क्या होता है कि जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपकी कहती है कि जब हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोग क्या करते हैं, वीबीटी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उसमें उसके ऑर्बिटल में अगर कोई आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो वो इसकी स्प्लिटिंग करने के बारे में ऐसा कोई प्रूफ वीबीटी में नहीं मिलता, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पर लेते हैं, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पर लेते हैं Mn Cn का होल 6, Mn Cn का होल 6, ठीक है। इसको ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे और यहाँ पर चार्ज लग जाता है 3-। अब तो यहाँ पर मैग्नीज का जो ऑक्सीडाइजिंग स्टेट होगी वो कितनी होगी, +K3 होगी, ठीक है। क्योंकि आप लोग इसको निकाल सकते हो जनरली, अगर इसको आपको मालूम नहीं है इसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी ऑक्सीडाइजिंग स्टेट जैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है, कि इसका हमने मैग्नीज का एक्स माना, आपका लिगेंड एक Cn आपके कैसे होते हैं, माइनस होते हैं, कितने हैं, 6 हैं, तो 6 रख देंगे इज इक्वल टू ऊपर चार्ज कितना लगा हुआ है, -3 लगा हुआ है, ठीक है। अब ये आपका 3 इधर आ जाएगा, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस का इधर प्लस आपका ये हो जाएंगे, ठीक है। इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, आपका प्लस होगा तो एक्स इक्वल टू कितना जाएगा, +3, क्योंकि आपके अगर ये जब हम लोग 6 की इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका प्लस का होगा, और जैसे प्लस का होगा तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना निकल के आएगा, +3 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में कह रहा है कि अगर हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे लेते हैं मैग्नीज। अब मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 25। कितना होता है, 25 होता है। हम लोग इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाते हैं तो जनरली जो मैग्नीज होता है उसका आर्गन तक तो 18 होता है, ठीक है। और आर्गन के बाद ये आपका आता है 3d5, ठीक है, और 4s2, ठीक है। बट यहाँ पर दिखा रहा है कि इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए हैं, तो इस पर चार्ज क्या आया, Mn3+ आया है, ठीक है। तो अब Mn3+ में देखते हैं कि यहाँ से अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए गए हैं, तो यहाँ पर तो ये आपका कितना हो जाएगा, 18 आर्गन कवर कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या आपका, यहाँ पर आपका बच जाएगा 3d4, कितना बच जाएगा, 3d4, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4s0, ठीक है। 4s कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसी के बेस पे हम लोग इसके जो डी ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। ये लीजिए, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, 1 डी ऑर्बिटल है ना, 2, 3 एंड 4। कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 4, फिल कर देते हैं 1, 2, 3 एंड 4, ठीक।
अब इसमें, अब यहां पे समझने वाली बात है कि ये आपका अकॉर्डिंग टू वीबीटी, यहां पर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये आपका डायामैग्नेटिक शो करेगा। अगर हम लोग इसको वीबीटी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये आपका डायामैग्नेटिक शो करता है, क्योंकि यहाँ पर वीबीडी वीबीडी में क्या बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें से ये वाला शिफ्ट हो जाएगा इसके साथ, ठीक है, और ये वाला शिफ्ट हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आपके पेयर में हो जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन आपके पेयर में हो जाएंगे तो इसके आपके ऑर्बिटल्स फ्री हो जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, इसके 3 ऑर्बिटल्स फ्री हो जाएंगे। लेकिन बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये आपके पारामैग्नेटिक फॉर्म कर रहे हैं, पारामैग्नेटिक फॉर्म कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंटली हमको देखने को मिला कि कैसा फॉर्म कर रहे हैं, पारामैग्नेटिक फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या हुई, कंडीशन क्या लगी, ठीक है, कंडीशन ये लगी कि इसमें जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है वो स्प्लिटिंग के बारे में बात बता, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग और करेंगे तो उसमें सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू, अगर आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो यहाँ पे आपका मैग्नीज, आपका जो हेक्सासाइनो मैग्नेट है, ठीक है, तो ये आपका डायामैग्नेटिक नहीं लगाना, ये आपको कैसे लगाना है, पारा मैग्नेटिक लगाना है। तो वो आपका आंसर सही होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हमें कैसा मिलता है, ये पारा मैग्नेटिक मिलता है, ठीक। अब इसी में जैसे हम लोग आगे एग्जाम्पल लेते हैं, अगला एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है, मान लीजिए इधर ले लेते हैं इसको। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, अब इसमें देखते हैं। अगले एग्जाम्पल हमारे पास आता है CuNH3 का होल 4, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। यहां पर आपको आ जाता है SO4, जिस पर 2- चार्ज होता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका 2+ हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, इसका +2 होता है, ठीक है। ये कंपाउंड आपके सामने आपको दिया जाता है। अब इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देखो अकॉर्डिंग टू वीबीटी, ये हमको कैसा दिखेगा, सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें अगर हम लोग इसे सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉपर, और कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाओगे, कितना होगा, आपका आर्गन 18 कवर कर लेगा, 3D10, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आपका क्या बचेगा, 4s1, क्या बचेगा, 3D10 के बाद 4s1 बचेगा। बट यहाँ पर कॉपर के ऊपर क्या देखने को मिल रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए हैं। तो अगर यहाँ पर आपका कॉपर 2 पॉजिटिव चार्ज में आता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, सिमिलर 29, तो यहाँ पर आपका एटॉमिक नंबर ये आपका 18 तक तो कवर कर लेगा ऑर्गन, ठीक है। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, तो मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3D9, और 4 के ऊपर 4s के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन थे आपका, तो वहां पर हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर से निकल जाएगा। तो क्या बचा, 3D9। अब हम लोग इसके डी पार्ट है ना, तो डी पार्ट के ऑर्बिटल फॉर्म कर लेते हैं। ये लीजिए, ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। ये हमने ऑर्बिटल्स फॉर्म किए डी के। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 9, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8 और 9। मीन्स इसके पास अभी 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया। क्या हुआ,
वन अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया। अब यहां पे समझना है, ठीक है। तो आगे इसके आपका आता है एस ऑर्बिटल, फिर इसके बाद आपके आते हैं पी ऑर्बिटल। क्या आते हैं? पी ऑर्बिटल, ये लीजिए। तो यहाँ पे आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थ्योरी बताया जाएगा आपको, जब इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसमें बताया जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये स्प्लिट कर जाता है और शिफ्ट कर जाता है पी ऑर्बिटल में, ठीक है। और जब ये पी ऑर्बिटल में शिफ्ट करता है, इसमें हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां से शिफ्ट हो जाता है आपके पी ऑर्बिटल में। बस इसी शिफ्टिंग को, इसी स्प्लिटिंग को वीबीडी डिनाई करती है, ठीक है। इसी स्प्लिटिंग को वीबीडी क्या करती है? डिनाई करती है। वो इसके बारे में बात नहीं करती, ऐसा कोई प्रूफ हमें देखने को नहीं मिलता कि कोई अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है आपका किसी जैसे डी ऑर्बिटल में, तो वो शिफ्ट कर जाता हो पी ऑर्बिटल में, ठीक है। तो यहाँ पर ये शिफ्ट कर गया, जब शिफ्ट कर गया तो यहाँ पर हमें एक डी ऑर्बिटल फ्री मिल गया, एक एस फ्री मिल गया, और पी की हमें टू ऑर्बिटल फ्री मिल गए। तो अब अगर हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन करने जाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो क्या होगा? डी एस पी टू क्या हो जाएगा? डी एस पी टू, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अगर हम लोग वीबीटी को फॉलो करते और ये इलेक्ट्रॉन आपका इधर शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन आपका यहीं पे रहता, शिफ्ट ना हो पाता, तो क्या फॉर्म करता ये? डी तो सारे फुल हो जाते, तो एस पी थ्री फॉर्म करता है। अकॉर्डिंग टू वीबीटी ये एस पी थ्री फॉर्म करता है, ठीक है। बट इसका जो रियल हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा? डी एस पी टू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को, ये आपकी कुछ लिमिटेशंस थी जो वीबीटी इनको प्रूफ नहीं करती, इसको प्रूफ, इसका कोई प्रूफ हमें वीबीटी में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो आपका हाइब्रिडेशन बना आपका DsP2, ठीक है। और DsP2 के बाद ये आपका फॉर्म करेगा, फॉलो करेगा किसको? किसको फॉर्म करेगा? कौन सा मैग्नेटिज्म फॉर्म करेगा? पारा मैग्नेटिज्म फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? पारा मैग्नेटिज्म, ठीक है। वन अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये आपको फॉर्म करेगा पारा मैग्नेटिक, ये लीजिए। क्या फॉर्म कर गया? ये पारा मैग्नेटिज्म फॉर्म कर गया, ठीक है। तो ये थी इसकी आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होती है वो स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी ऑर्बिटल, ठीक है, इसका, इसके बारे में वो बात नहीं करती। इसके बारे में हमें वीबीडी में कोई प्रूफ नहीं मिलता, ठीक है। इससे सीधे वो डिनाई कर जाती है। तो बढ़ते हैं आगे, और आगे हमारी हेडिंग होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग हेडिंग है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है थोड़ा सा, इसमें तो आपको ध्यान समझना पड़ेगा। तो इसको हम लोग फिलहाल हटा देते हैं, एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब इसको हम लोग हटा देते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, थोड़ा पहले हेडिंग डाल देते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उम्मीद है राइटिंग आप सभी को समझ में नहीं आ रही होगी। इतना ध्यान रखना है कि ये आपका क्या होती है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है। अब इसमें एक चीज जरा ध्यान समझना, जब हम लोग वीबीटी पढ़ रहे थे तो वीबीटी में कहा जा रहा था कि जो आपके सेंट्रल मेटल आयन है वो लिगैंड के साथ जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जबकि इस बात को आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीधे साफ तौर पे इनकार करती है इससे, और वो सीधे कहती है कि जो आपके सेंट्रल मेटल आयंस होते हैं यहाँ पे, उनका लिगैंड के साथ जो बॉन्डिंग होती है वो प्योर आयोनिक बॉन्डिंग होती है।
ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि ये क्या एज्यूम करते हैं, एजम्पशंस में अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या एज्यूम करते हैं कि इसमें लिखेंगे आप लोग, इट एज्यूम लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम, क्या देखने को मिलता है, इट एज्यूम, इट एज्यूम क्या देखने को मिलता है कि जो लिगैंड है यहाँ पर क्या है, लिगैंड, जो लिगैंड है हमारे पास वो कैसा है, लिगैंड एंड किसके साथ बॉन्डेड है, एंड सेंट्रल मेटल एटम इंटरेक्ट, इंटरेक्ट विद प्योरली आयोनिक, प्योरली आयोनिक, ठीक है। वीबीडी क्या कह रहा था, कोवलेंट, ये क्या कह रहा है, आयोनिक, कोवलेंट की बात ही नहीं कर रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्योरली कैसा होता है, आयोनिक, ठीक है। मेन सिंपल सी बात कर रहा है कि अगर जो इसके पास सेंट्रल मेटल एटम होता है, इसकी जो लिगेंड के साथ बॉन्डिंग होती है वो आयोनिक होती है, जिसमें आपका मेटल एज अ नेगेटिव और लिगेंड एज अ पॉजिटिव वर्क करता है, ठीक है। अब इसे नेक्स्ट कह रहा है कि जो लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, वो तो पता चल गया कैसी होती है, आयोनिक होती है। तो नेक्स्ट कह रहा है कि जो आपका लिगेंड है, ठीक है, लिगेंड का सेंट्रल मेटल एटम से जो बॉन्डिंग होती है टू बी पॉइंट चार्जेस कैसे होते हैं, टू बी पॉइंट चार्जेस एज अ डाइपोल, कैसा शो करते हैं ये, डाइपोल शो करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आयोनिक आपके डाइपोल एक पॉजिटिव और एक निगेटिव शो करता है। इसी में आगे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि ये आपकी एक्सप्लेन करती है किसके बारे में, स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, ध्यान रखना है। CFT एक्सप्लेन, CFT एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ ओनली डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ ओनली डी ऑर्बिटल, ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ किसके बारे में बात करती है, ओनली डी ऑर्बिटल, ये इसको थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। ओनली डी ऑर्बिटल, सिर्फ डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग के बारे में ये बात करती है, बाकी अदर कोई बात नहीं करती, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि CFT ऑलवेज गिव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। यहां पर जो आपकी CFT होती है, CFT गिव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक। ये इसकी कैसी वैल्यू देती है, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू की बात करती है, ठीक है, ध्यान रखना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपके मैग्नेटिक मोमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू की बात करती है, ठीक है, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको कहता है इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, क्या कह रहा है, इट डज नॉट गिव, डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल साफ तौर पे कह रहा है कि जो आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है वो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात ही नहीं करती, ठीक है, ये आपके हाइब्रिडेशन के बारे में बात ही नहीं करती, ठीक है। तो क्या करती है, ये सिर्फ इतना बताती है कि अगर जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, जब वो आपके लिगेंड के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, जब क्या करता है लिगेंड के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है तो उसके जो एक्सिस होते हैं, ठीक है, जो बॉन्डिंग होती है, ये आपको यहाँ पर दो तरह की देखने को मिलती है, ठीक है। वैसे देखने को तो फाइव टाइप्स की मिलेगी,
पर दो तरह की हम लोग कह सकते हैं, एक आपकी साइड वाइज चैन जिसको हम लोग लेटरल बॉन्डिंग बोलते हो, दूसरी आपकी होती है एक्सियल बॉन्डिंग। ठीक है, दूसरी कैसी होती है? एक्सियल बॉन्डिंग। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग करते हैं इसमें कुछ एग्जांपल्स जिससे आपको लगभग जो बची हुई चीजें हैं वो, जो अनक्लियर हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग देख लो, नोट डाउन कर लो, और इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक, किसकी बात करती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? चलो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें हम लोग आते हैं शेप। शेप, फिर आपका आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, फिर आपका आता है डी ऑर्बिटल। फिर आपके आते हैं एग्जाम्पल। ठीक, इनको हम लोग थोड़ा लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं। ये लीजिए। अब जो यहां पर आपके डी ऑर्बिटल हैं, ठीक है, जो डी ऑर्बिटल हैं, ये जनरली हमें, अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। डी ऑर्बिटल आपके 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है सबसे पहले डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। दूसरे आपके होते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और तीस आपका फिफ्थ होता है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शेप की, कि अगर हमारे पास शेप ऑक्टाहेड्रल है। कैसा है? ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल शेप आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई मेटल है, एम है, ठीक है, तो एम की कुछ बॉन्डिंग इस तरह से होगी, और ये आपका एक सबसे पहले स्क्वायर बनाएगा, और उसके बाद बॉन्डिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म करता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक, अब ऑक्टाहेड्रल में कह रहा है, जो आपका सीएफटी कहती है, वो कहती है यहां पर या तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3। क्या होगा? D2sp3, या फिर आपका sp3D2 हो सकता है। अभी हम लोग इसमें जब स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देखेंगे, तो वहां पर हम लोग इसमें समझेंगे। ठीक है, अब इसमें अगर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 या फिर sp3D2 है, ठीक है, जो कि दोनों ही सही है, तो इसके ऑर्बिटल में क्या हम लोग फिल करेंगे। ठीक है, तो जनरली जो इसके ऑर्बिटल होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हमको देखने को मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, कौन कौन से? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और साथ में देखने को मिलता है इसमें जेड स्क्वायर, तो एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल की यहाँ पर बात होती है, तो एग्जाम्पल की हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं SF6। क्या लेते हैं? SF6 लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम थोड़ा सा बनाकर दिखाया हुआ है। ठीक, अब इसी के बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर आपको शेप जो है वो दिया जाता है स्क्वायर प्लेनर। कैसे दिया जाता है? स्क्वायर प्लेनर दिया जाता है। ये लीजिए, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बहुत ही सिमिलर सिंपल सी बात है कि अगर स्ट्रक्चर आपका स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है, तो इसका जो हाइब्रिडेशन बनेगा वो बनेगा जाकर के DsP2। क्या बनेगा? DsP2। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके ऑर्बिटल्स होंगे वो होंगे यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल तौर पे जैसे हम लोग ले सकते हैं PtCl4। क्या ले सकते हैं? PtCl4 ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं शेप ट्राई, आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या लेते हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल,
ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। जब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका जो हाइब्रिडेशन देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिल सकता है sp3d, या फिर आपको देखने को मिलेगा dsp3। क्या देखने को मिलेगा? dsp3 देखने को मिलेगा। अब इसमें जो आपके डी ऑर्बिटल्स होंगे वो कौन से होंगे? यहाँ पर आपके होंगे dz², ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पर लेते हैं FeCO का होल 5। क्या लेते हैं? FeCO का होल 5, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। शेप कुछ ऐसा बनेगा जैसे हम लोग यहाँ पर Fe लें, ठीक है, और Fe के इधर और इधर हम लोग CO ऐड कर दें, इधर CO, इधर CO, और इसका शेप हम लोग कुछ ऐसा कर दें, ठीक है। और यहाँ से ये आपका कुछ इस तरह से, और यहाँ पर लोग CO ऐड कर दें और यहाँ पर CO ऐड करें। तो ये जो आपका शेप बन गया है ये आपका बना है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पीटी सेल 4 की, तो यहाँ पर स्क्वायर का शेप कुछ बनेगा। ये आपका प्लेट पीटी हो जाएगा, ये आपका क्लोरीन हो जाएंगे, और ये आपके इधर क्लोरीन हो जाएंगे। इसका शेप कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। और SF6 का तो मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। SF6 को अगर बनाने जाएंगे तो क्या बनेगा? छोटा सा बनाता हूं मैं। ये आपका बनेगा जा करके एफ 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 एंड एफ, ठीक है। तो कुछ तरह से आपका ऑक्टाहेड्रल शेप कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब लोग उसमें और भी अच्छी तरीके से बना सकते हैं, बट अभी वो रफली बनाया गया क्योंकि स्पेस कम था, ठीक है। तो इतना टेंशन नहीं सर, आपने तो सीधे सीधे ये निकाल दिया, और इसमें तो आपने कुछ ऐसे बाउंडिंग वाउंडिंग कुछ ऊपर से कुछ आपने बनाया ही नहीं, तो ये तो आपने गलत बता दिया है। तो ऐसा नहीं है, वो स्पेस कम होने की वजह से प्रॉपर नहीं बनाया गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ आपके शेप बेस पे उनकी हाइब्रिडाइजेशंस, उनके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फेलिंग, और उनके साथ एग्जांपल्स, ठीक है। उम्मीद है सभी को यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे आप लोगों के माइंड में खटक रही होगी कि ये dx², dy², ये आपका z², x² y² ये है क्या? ठीक है। तो जनरली ये आपके डी ऑर्बिटल्स के शेप हैं, ठीक है। जो देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं फिलहाल। 5 शेप होते हैं, अभी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा पूरा, ठीक है। चलिए, अब इसमें जो आपके शेप हैं, कौन कौन से शेप हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आपका सबसे सिंपल सा आता है ये शेप, डबल डम्बल शेप। डबल डम्बल से जो आपका शेप बनेगा कैसा बनेगा? थोड़ा सा क्रॉस के फॉर्म में, ये, ठीक। अब यहाँ पर इसमें जो एक्सिस हैं, हम लोग एक्सिस को मानकर चले। देखिए यहाँ पर ये एक लाइन है, एक ये लाइन है। अब इन दोनों लाइनों के बीच में एक लाइन आपकी और आती है, ठीक है, ये ब्लू कलर की, ठीक है। तो जो ब्लू कलर की लाइन आ रही है इसको हम लोग मानते हैं एक्स। क्या मानते हैं इसको? इसको मानते हैं एक्स, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी वाई, और इसको हमने माना जेड। क्या मान लिया? इसको हमने जेड मान लिया, ठीक है। तो ये आपकी जो बनेगी, ठीक है, ये कैसा और डी ऑर्बिटल बनेगा? ये आपका बनेगा डी वाई जेड। क्या बनेगा? डी वाई जेड, ठीक है, डी वाई जेड बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला शेप हमें मिलता है
कुछ इस तरह से। ठीक। अब ये जो शेप मिला हुआ है, इसमें हम लोग कुछ ऐसे निकालते हैं। यहाँ से एक हम लोग फॉर्म करेंगे लाइन, और नेक्स्ट लाइन हम लोग फॉर्म करते हैं इसके अपोजिट से, कुछ इस तरह से। और अगली लाइन हमें इन दोनों के बीच से निकालनी है। ठीक है, ये मैं ब्लू मार्कर से बना देता हूँ। इनके बीच से निकालेंगे, रफली ऐसे समझ लो। ठीक है, कि बीच से निकालेंगे। तो इसको हमने नाम दिया x, इसको हमने नाम दिया y, और इसको हमने नाम दिया z। क्या नाम दिया इसको हमने? इसको हमने नाम दिया z। तो यहां पर जो आपका d ऑर्बिटल बनेगा, वो बनेगा आपका d, और d के साथ यहां पर क्या आ जाएगा? एक्स जेड। क्या आएगा? डी एक्स जेड। ठीक है, ये आपका जो ऑर्बिटल ना, वो बना आपका डी एक्स जेड का। आप लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हमारा शेप कुछ देखने को मिलता है इस तरह से। अगला शेप हम लोगों का जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से शेप देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ज्यादा कुछ टेढ़ा हो गया हल्का, बट कोई नहीं, हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है? एक तो ये लाइन देखने को मिलती है। ठीक, एक तो ये लाइन देखने को मिलती है। दूसरा, इसी को क्रॉस करते हुए एक लाइन हमें और देखने को मिलती है। कौन सी? ये थोड़ा सा आपका ज्यादा इधर हो गया, इसको हटा देते हैं, नया फॉर्म करते हैं ये। तो एक तो ये आपकी लाइन हो गई। ठीक है, अब दूसरी लाइन जो है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरी लाइन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, और इन्हीं दोनों लाइंस के बीच में एक आपको हल्की सी ये लाइन देखने को मिलेगी। ठीक है, जो एक्सियल की है। अब एक्सियल की लाइन में इसमें हम लोग नाम देते हैं इनको। मान लीजिए कि आपने इसको फॉर्म किया एक्स, ये आपकी हो गई एक्स, ये आपकी हो गई वाई, और ये आपकी हो गई जेड। ठीक है, अब इसका जो आपका डी ऑर्बिटल बनेगा, कौन सा बनेगा? डी एक्स वाई। क्या बनेगा? डी एक्स वाई बनेगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले शेप की ओर। अगला शेप हमारा बनता है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसकी हम लोग कुछ इस तरह से बॉन्डिंग दिखाते हैं, शो करते हैं। जी, जो बॉन्डिंग शो कर रहा है, ठीक है, इसमें देखिए ये आपका एक्सियल फॉर्म दिख रहा होगा, ऐसी बॉन्डिंग दिख रही होगी। तो ये आपका बनाता है डी, आपका बनाएगा जेड स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग इसके एंगल बनाते हैं, देखिए ध्यान से, ये आपके एंगल बनेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एंगल क्या बनेंगे इसके? एंगल इसका मान लीजिए कि हमने इसको एक्स माना, इसको हमने वाई माना, इसको हमने जेड माना। देखो जेड की सीधी लाइन बन रही है, मतलब ये क्या बना रहा है? डी जेड स्क्वायर। क्या बना रहे हैं? डी जेड स्क्वायर। अब इसी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, ये शेप बन गया। अब इस शेप में एक लाइन जो बिल्कुल सीधे निकल जाती है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब उसको हम लोग देखते हैं तो एक लाइन इनको क्रॉस करते हुए आती है, हम लोग इसको देखेंगे। फिर नेक्स्ट एक लाइन इसको क्रॉस करते हुए जा रही होगी। ठीक है, इनके बीच की बॉन्डिंग को शो करते हुए जा रही होगी। तो इसको हमने नाम दिया एक्स। क्या नाम दिया? एक्स। अब यहाँ पे इसको हमने नाम दिया वाई। ठीक, और इसको हमने नाम दे दिया जेड। जेड। ठीक है, इसको हमने नाम दिया जेड। तो जेड से कोई लेना देना है नहीं। अब यहां पर ये कैसा बन रहा है? देखिए ध्यान से, ये आपका डी एक्स स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर। तो क्या होगा? डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर। ठीक है,
तो ये आपके 5 शेप बन चुके हैं। अब इसमें से जो आपका डी एक्स स्क्वायर है, देखिए ध्यान से, अब यहां समझना, यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्ट आएगा कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं हुई है, बिल्कुल सब में एनर्जी नॉर्मल है, एक्स्ट्रा लिगेंड में एक्स्ट्रा जो लिगेंड्स हैं उन्होंने अटैक नहीं किया है, तो जैसे मान लो कि हम लोग ऑक्टाहेड्रल का एक एग्जांपल लेते हैं कि ऑक्टाहेड्रल में केस में क्या होता है। ये सभी को क्लियर हो गया? एक बार देख लो। अब हम लोग देखते हैं इसको ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है। ऑक्टाहेड्रल के केस में हम लोग को देखने को मिलता है इसमें कि जैसे हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के बेस पे मान लीजिए हमने यहाँ पर ML6 लिया, ML6 लिया। अब इसका हमें स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, तो ये आपको स्ट्रक्चर को इस तरह से बनेगा, ठीक है, ये आपका, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से। ये देखिए इसकी ये ऑर्बिटल्स दिख रहे होंगे, ये इसके ऑर्बिटल्स दिख रहे होंगे, ठीक है। और यहां से ये जो पार्ट है, इसके कॉर्नर से जो एक्सिस बन रहा है, इसी एक्सिस से लिगेंड अटैक करते हैं। ये देखो, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, यहाँ भी लिगेंड लगा हुआ है, यहाँ भी लिगेंड लगा हुआ है, यहाँ भी लिगेंड लगा हुआ है। तो जब एक्सिस से लिगेंड अटैक करते हैं तो अटैक करने में होता क्या है, ठीक है। तो ये चीज हमको समझनी है कि जब तक इसमें लिगेंड अटैक नहीं कर रहे, अगर से एक आपका ये कंपाउंड है, इसमें लिगेंड अटैक नहीं कर रहे, तब तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है। जब तक लिगेंड इसमें अटैक नहीं कर रहे हैं तब तक इसमें कोई दिक्कत नहीं, तब तक इसकी एनर्जी बिल्कुल इक्वल रहेगी। कितनी? मान लीजिए आपका पहला कितना था, पहला आपका जैसा था DXY, आपका DZX, DZX, ठीक है। अब आपका दूसरा क्या था, दूसरा आपका था DXZ, ठीक है, नॉट ZX, वही मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। DXZ, फिर आपका क्या होगा DYZ, नेक्स्ट क्या होगा DX² -Y², और ये आपका क्या होगा DZ², ठीक है, DZ², ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? DXY, DXZ और D आपका, ये आपका हो जाएगा DYZ, ठीक है। XY पहले हो गया, DYZ हो गया, क्या हो रहा है भाई, YZ, फिर आपका ZX यहां पर होगा, ZX, ZX, फिर DX² -Y आपका Y² और आपका DZ²। जब तक लिगेंड इसमें अटैक नहीं करेगा तब तक इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जैसे ही लिगेंड यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, तो एनर्जी, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इसके इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स, इसके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और इस पर लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, जब ये आपस में आएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। क्या कर देंगे? रिपेल कर देंगे, रिपेल करना शुरू कर देंगे। और जब रिपेल करना शुरू कर देंगे तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा। बॉन्ड एनर्जी कितनी लगेगी, कैसे लगेगी? ज्यादा लगेगी। जब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगेगी यहाँ पर, देखिए इधर से आएगा तो इसमें बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगेगी, और इधर से आएगा तो इसमें बॉन्ड एनर्जी एक्सियल वालों में ज्यादा लगेगी। और जब इसमें बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगेगी तो इसमें से ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ऊपर, जिसमें बॉन्ड एनर्जी कैसे होगी? ज्यादा होगी। ये लीजिए, तो ये दो आपके ऑर्बिटल चले जाएंगे ऊपर, और इसमें से टूट करके, और इसमें से जो आपके तीन ऑर्बिटल रहेंगे जिसमें लो एनर्जी बचेगी, वो आपके रह जाएंगे नीचे, ठीक है। तो ऊपर वाले कौन कौन से होंगे? ऊपर जिसमें आपकी एनर्जी ज्यादा लगेगी वो आपके होंगे DX², ठीक है, -Y², और यहाँ पर होगा आपका DZ²। जो नीचे रहेंगे वो कौन से होंगे? वो आपके होंगे DXY, DYZ और DZX,
ये आपके नीचे रह जाएंगे। तो जनरली ऊपर वालों को हम लोग बोलते हैं ईजी, और नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग T2G। क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को ईजी और नीचे वाले को T2G। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन आपके एक्सिस एक्सिस से अटैक करता है तो वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जब ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन वो भी क्या करेंगे? रिपेल, एक दूसरे को आप क्या करेंगे? रिपेल कर जाएंगे। और जैसे ही रिपेल करेंगे तो यहाँ पर एनर्जी लगेगी ज्यादा, और जब एनर्जी ज्यादा इसमें लगेगी, जब ज्यादा खर्च होगी तो कहाँ चले जाएंगे? ये और के ऑर्बिटल चले जाएंगे ऊपर, और लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल रह जाएंगे नीचे। ठीक है, तो जो आपके हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स होंगे वो ऊपर जाएंगे, उनको हम लोग बोलते हैं ईजी, और जो नीचे जाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं T2G। ठीक है, तो ये आपकी कहानी थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। तो उम्मीद करता हूं कि सभी को यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके बाद जो कि नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चन के बाद इसी का एक पार्ट आपको और बचा हुआ है, आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके बारे में हम लोग उसकी अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास फिलहाल आपकी यहीं तक। आपने यहाँ तक इसको समझा होगा, उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।